नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। बीता सप्ताह बहुत ही राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहा। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के बल्कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, जिसमें उत्तर भारत के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की और अब लोकसभा चुनावों में महज 4 महीने का वक्त है। संभावित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। इस चुनावी महाभारत के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास अब उत्तर भारत के 3 राज्यों की हाल ही में हुई जीत का मनोबल, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन और जनवरी में होने वाले अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण से बने ज़बरदस्त भव्य माहौल का आभामंडल है। इन 3 अभेद अस्त्रों के साथ भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कड़ी मेहनत, सत्ता तंत्र के लाभ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवकों की फौज और पार्टी कार्यकर्ताओं का बल भी है। उधर 3 राज्यों की पराजय से शिकस्त कांग्रेस आपसी तू मैं और स्वार्थी अहंकारों में उलझे इंडिया गठबंधन के घटक दल और उसके नेता, जो अभी तक न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय कर पाए हैं, न ही लोकसभा सीटों का बंटवारा कर पाए हैं। क्या ऐसे विपक्ष से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तरह के 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी और उनकी भाजपा को चुनौती दे पाएगा? यह एक अहम सवाल है जिसका जवाब फिलहाल अभी बहुत आशावादी नहीं है। लेकिन 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में जब सारे घटक दल मिलकर बैठेंगे तो शायद इसका जवाब तलाशें और ये उम्मीद हो कि विपक्ष कोई रास्ता निकाले, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने, कोई संयोजक बने, सीटों का तालमेल हो, बंटवारा हो और तब वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को चुनावी चुनौती देने के बारे में सोचे। अभी बनारस में इसी महीने जनता दल यूनाइटेड की एक रैली प्रस्तावित थी, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को संबोधित करना था। खबर है कि शायद उस रैली को लेकर के अभी थोड़ा उहापोह है, उसका फैसला नहीं हुआ है। अटकलें हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर या मिर्जापुर या किसी और लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश और अखिलेश मिलकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पीडीए समीकरण यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को बनाकर भाजपा को चुनौती देंगे। पिछड़ों में भी इस समूह की 2 प्रभावशाली जातियों यादव और कुर्मी और मुस्लिमों को साथ लेकर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काफ़ी उम्मीदें जता रहा है। उसको लगता है कि कांग्रेस भी साथ में रहेगी तो कांग्रेस का वोट बैंक जो थोड़ा बहुत है वो भी उसमें कुछ इजाफा करेगा। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ जाने से सामाजिक समीकरण और ज़्यादा मजबूत होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ यादवों की संख्या कम है वहाँ जाट, गुजर, किसान जातियाँ जो है वो रालोद के साथ हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के रूप में भाजपा का असली डबल इंजन है। अयोध्या, मथुरा, काशी भी यही हैं और संघ परिवार के हिंदुत्व की सबसे बड़ी रणभूमि भी यही राज्य है। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के साथ साथ काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी अदालत को सौंप दी गई है और मथुरा में जो ईदगाह है, मस्जिद है, उसके सर्वेक्षण को हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अभी मामला फिर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहा है, लेकिन ये मुद्दे भी भाजपा चुनाव में बनाएगी। इसलिए यहाँ पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में भाजपा ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी, इसीलिए यहाँ मुकाबला आसान नहीं है। हिंदी पट्टी में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जबरदस्त जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह तीनों राज्यों में एकदम नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर न सिर्फ सबको चौंकाया बल्कि इन राज्यों में नया नेतृत्व विकसित करने और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सामाजिक एवं जाति समीकरण साधने की कवायद भी की है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कमान देकर भाजपा ने जहां एक तरफ लंबे समय तक चले शिवराज सिंह चौहान युग की समाप्ति की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी यादव आबादी जो अभी तक भाजपा की पहुंच से बाहर है को भी साथ आने का एक संदेश दे दिया है।
छत्तीसगढ़ में आदिवासी विष्णु नारायण साय और राजस्थान में पहली बार विधायक बने ब्राह्मण नेता भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने देश के आदिवासियों और अपने बेहद ठोस जनाधार ब्राह्मणों को भी खुश कर दिया है। मध्य प्रदेश में विंध्य के कद्दावर ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ल और राज्य के दलित नेता जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाकर पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मण और दलित समुदाय को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। राजस्थान में जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी और प्रेमचंद बेवरा को उप मुख्यमंत्री बनाकर यहां भी राजपूत और दलित समुदाय को सकारात्मक संदेश भाजपा ने दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी पिछड़े समाज के अरुण साहू और ब्राह्मण विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर यहां भी इन दोनों मजबूत समाजों को साथ जोड़े जाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की है। अपनी इस किलेबंदी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना और पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने के राहुल गांधी के नारे की काट करना चाहते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री ने इस नारे की काट के लिए कहा है कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। जिसे इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए अपना ब्रह्मास्त्र मानता है, उस जाति जनगणना की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की गोलबंदी और पेशबंदी कर रही है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी भाजपा लोकसभा चुनाव में भुनाएगी। लेकिन इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उसी दिन से वो भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा बन गया था और उसकी कोई स्वायत्तता या संप्रभुता नहीं रह गई थी। अदालत के इस कथन से भाजपा और उनके समर्थकों के इस कथन कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद ही जम्मू कश्मीर का भारत में वास्तविक विलय हुआ है को निराधार कर दिया गया है। अब सवाल है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन कैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कर पाएगा। प्रथम दृष्टया लगता है कि विपक्ष के हाथ से बाजी निकल गई है, लेकिन इतिहास बताता है कि चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव की जीत हमेशा लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 3 राज्यों की जीत को भाजपा के लिए तीसरी बार लोकसभा चुनाव में हैट्रिक बनाने की गारंटी बताया है। लेकिन अगर हम इतिहास में झांकें तो 2003 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने वाली भाजपा 2004 का लोकसभा चुनाव हार गई। 2008 में भी भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते, लेकिन राजस्थान हार गई और 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें लेकर फिर यूपीए की सरकार बनाई। परंतु 2013 में भाजपा तीनों राज्य जीती और 2014 में लोकसभा चुनाव में भी उसे शानदार जीत मिली। जबकि 2018 में इन्हीं तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव इन राज्यों में वो बुरी तरह हार गई और देश में भी हार गई। इसके पहले भी 1998 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में जीत दर्ज की, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा से हार गई। इसलिए विधानसभा चुनाव जैसे नतीजे ही लोकसभा चुनाव में भी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही एक उम्मीद है जो कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को फिर मैदान में डटे रहने की प्रेरणा दे रही है। 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या विपक्षी दल 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर भाजपा और एनडीए के मुकाबले इंडिया का एक सर्वसम्मत उम्मीदवार देने के लिए सीट बंटवारे का कोई सर्वमान्य फार्मूला निकाल पाएंगे? और क्या कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन किसी नेता को अपना संयोजक बना सकेगा? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान पैदा हुई उनकी तल्खी इस बैठक के बाद खत्म हो जाएगी? क्या संयुक्त प्रचार की कोई रणनीति बनेगी? क्या मोदी के मुकाबले कोई सर्वमान्य चेहरा तय हो सकेगा या मोदी बनाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की संभावनाओं की कुंजी है। अगर इंडिया गठबंधन ने इन सवालों को सही तरीके से सुलझा लिया तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और मजबूत भाजपा नीति एनडीए गठबंधन को चुनौती दे सकेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को कोई नहीं रोक सकेगा और विपक्ष महज चुनावी मुकाबले की औपचारिकता पूरी करते हुए इसी तरह संसद में दिखाई देगा जैसे कि अभी दिखता है। विपक्ष के मुकाबले में आने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है कि कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त करे, क्योंकि इन 3 राज्यों में भाजपा जीती है, वहां कांग्रेस का ही मुकाबला उसके साथ लोकसभा चुनाव में भी होगा। पिछले चुनाव में इन राज्यों की कुल 65 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 62 सीटें जीती थी। यहाँ कोई क्षेत्रीय दल मुकाबले में नहीं है, इसलिए कांग्रेस को ही अपने कील कांटे दुरुस्त करके यहाँ भाजपा से लड़ना होगा। अगर कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा से कुछ ज़्यादा सीटें छीनने में कामयाब होती है तो भाजपा को उसकी भरपाई कहीं और से करनी होगी। बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विपक्ष की कड़ी चुनौती से जूझ रही भाजपा को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही इन तीनों राज्यों में भाजपा की जो नई सरकारें बनी हैं, अगले 3 महीनों के दौरान
उनके कामकाज की कसौटी भी लोकसभा चुनावों में परखी जाएगी। अगर भाजपा शासित इन तीनों राज्यों के नए नवेले मुख्यमंत्री चुनावों के दौरान किए गए वादों और इरादों के मुताबिक काम करते दिखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिल सकता है। लेकिन अगर इनका कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखा और सुशासन के दावे खोखले निकले तो इसका नुकसान भी भाजपा को ही हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में पिछड़ा यादव और राजस्थान में सवर्ण ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने जिन सामाजिक वर्गों को साधा है वो तो उसके साथ एकजुट हो सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक वर्ग छूट गए हैं क्या उनमें इसकी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो उसको साधने की भी एक चुनौती भाजपा के सामने लोकसभा चुनाव में रहेगी। और विपक्ष, खासकर कांग्रेस, क्या भाजपा के जनाधार में उठने वाले इस सामाजिक अंतर विरोध का कोई राजनीतिक फायदा उठा सकेगी? कांग्रेस की लचर रणनीति और इन प्रदेशों में नेतृत्व को लेकर उसका असमंजस देखते हुए इसकी उम्मीद अभी तक कम लगती थी। लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक निर्णायक फैसला लिया है, जीतू पटवारी को, जो कि चुनाव हारे हैं 35,000 वोट से, लेकिन उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, कमलनाथ जी का इस्तीफा ले लिया गया और आदिवासी नेता उमंग सिंघार विधानसभा में कांग्रेस के नेता बनाए गए, यानी नेता विपक्ष होंगे। और ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आने वाले हेमंत कटारे, जो सतदेव कटारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटे एक ब्राह्मण चेहरा, उनको उपनेता बनाया गया है। इस तरह कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तो अपने कील कांटे दुरुस्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने पुराने तपे तपाए अपने ट्रस्टेड नेता चरणदास महंत को लीडर पोजीशन बनाया है। राजस्थान में अभी उहापोह चल रहा है। अगर कांग्रेस की रणनीति सही होती है तो लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। कुल मिलाकर किसी एक चुनाव के नतीजों से आगे के नतीजे निकालना फिलहाल जल्दबाजी है। चलते चलते एक और महत्वपूर्ण खबर, संसद में जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई और उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हंगामा इतना बढ़ा है कि दोनों सदनों में कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। पहली बार किसी सत्र में करीब कुल मिलाकर के 90 से ज़्यादा सांसद निलंबित किए गए हैं। हालांकि निलंबन सिर्फ इसी सत्र के लिए है, लेकिन इतना बड़ा निलंबन संसदीय इतिहास में शायद पहले नहीं हुआ। अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे याद आता है कि 1989 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब इसी तरह संसद में गतिरोध उत्पन्न हुआ था, कई सांसदों का निलंबन हुआ था और उसके बाद गतिरोध इतना बढ़ा कि संपूर्ण विपक्ष ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। क्या इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दल 1989 की तरह ही फिर कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्या कोई ऐसा कुछ सोच सकते हैं? अगर ऐसा कोई कदम वो उठाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा राजनीतिक बवंडर होगा और इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार 415 सांसदों को लेकर के चल रही थी और तब विश्वनाथ प्रताप सिंह बगावत करके विपक्ष के नेता बने हुए थे और उस वक्त जब विपक्ष ने इतना बड़ा कदम उठाया था, उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस वो चुनाव हार गई थी और देश में वीपी सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी। वो सरकार जिसको एक तरफ से वामपंथी मोर्चा तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। क्या इतिहास अपने को फिर दोहराएगा या भारतीय जनता पार्टी, जो इस वक्त 3 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत आश्वस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आश्वस्त हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, क्या वो तीसरी पारी ले पाएगी, ले सकेगी? ये सारे सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में हैं, जिनका उत्तर हमको 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही मिलेगा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।